नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूं सभी लोग अच्छे होंगे, बढ़िया होंगे। आज की वीडियो में दोस्तों हम लोग बात करने वाले हैं जो हमारा केमिस्ट्री का चैप्टर चल रहा था, एसिड बेस एंड सोल्ट, अम्ल क्षार और लवण। और जैसे मैंने आप लोगों को बताया था कि आरआरबी एनटीपीसी का जो एग्जाम है, ये एक ऐसा चैप्टर है केमिस्ट्री का मेरे साथियों, जहां से 100% एक या दो क्वेश्चन आपके आते ही आते हैं। तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। ये हमारी तीसरी क्लास है किस चैप्टर की? एसिड बेस एंड सोल्ट की। इससे पहले मैंने एसिड बेस एंड सोल्ट में अपना जो एसिड हैं, जो अम्ल हैं, उनके बारे में हम लोगों ने डिस्कस किया था। आज की क्लास में हम लोग पढ़ेंगे बेस क्या होते हैं, क्षारक क्या होते हैं और क्षार क्या होते हैं। कुछ लोग क्या कहते हैं कि क्षार और क्षारक एक ही होते हैं। नहीं, क्षारक और क्षारों में अंतर होता है। तो क्षारक क्या होते हैं, क्षार क्या होते हैं, वो सारी चीजें आज की वीडियो में हम लोग कवर करने वाले हैं। ठीक है, तो अंत तक बने रहें और देखते हैं। चलिए, अब सबसे पहले हम एक एक थ्योरी पढ़ते हैं, एक एक सिद्धांत पढ़ते हैं। कौन सा? आपका अम्ल और अम्ल का तो हमने पढ़ चुका है, एसिड के बारे में तो हम पढ़ चुके हैं। तो आज की वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे किसके बारे में? क्षार के बारे में। तो ये आपका क्षार नहीं, यहां पे आप लोगों को लिखना है क्षारक। ठीक है, मैंने आपसे बोला है ना, आपको अंतर बताऊंगा कि क्षार और क्षारक में अंतर क्या होता है। बात क्लियर? क्षार और क्षारक में अंतर क्या होता है ये आपको मैं बताऊंगा। अभी यहां पे आप लिखेंगे आर्हेनियस थ्योरी ऑफ बेस। इंग्लिश में तो बेस ही बोलते हैं, क्षार को भी और क्षारक को भी, बस हिंदी में थोड़ा सा अंतर होता है। बात क्लियर? तो यहां पे लिखेंगे क्षारक का आर्हेनियस सिद्धांत। आर्हेनियस ने क्या कहा था कि भाई जो हमारे बेस होते हैं, जो हमारे क्षारक होते हैं, अगर हम उनको, जो हमारा एक्वा सॉल्यूशन होता है, जो जलीय विलयन होता है, पानी का विलयन, अगर हम उसमें घोल दें, अगर हम उसको उनमें घोल दें, तो वो क्या करते हैं, जो आपका OH निगेटिव आयन होता है, कौन सा आयन? OH निगेटिव आयन। और इस OH निगेटिव आयन को हम कहते हैं हाइड्रो ऑक्साइड आयन। कौन सा? हाइड्रो ऑक्साइड आयन। तो मेरे साथियों, अगर कोई आपका सब्सटेंस है, कोई यौगिक है, और उसको आपने एक्वा सॉल्यूशन के अंदर पानी के विलयन में घोला, और उसने क्या किया, OH निगेटिव आयन, जो हाइड्रो ऑक्साइड आयन है, उसकी कंसंट्रेशन को बढ़ा दिया, उसकी सांद्रता को बढ़ा दिया, तो आप उसे क्या बोलोगे? उसे कहोगे बेस। उसे आप क्या बोलोगे? उसे बेस कहोगे, उसे क्षारक कहोगे। बात क्लियर? उसे क्या बोलोगे? बेस बोलोगे, उसे क्या कहोगे आप? क्षारक कहोगे। बात क्लियर? तो यहां लिखा हुआ भी है, कंपाउंड्स दैट इंक्रीज द कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रो ऑक्साइड आयन इन ए एक्वस सॉल्यूशन आर नोन एज बेस। ऐसे यौगिक जो जलीय घोल में हाइड्रो ऑक्साइड आयनों की सांद्रता को बढ़ाते हैं, उन्हें हम लोग क्या बोलते हैं? उन्हें क्षारक कहते हैं। क्षार मत लिखना, क्या लिखेंगे? क्षार। ठीक है, टाइपिस्ट जो है उनसे थोड़ी मिसप्रिंटिंग हो चुकी है, यहां पे क्षारक लिखना था। बात क्लियर? तो उन्हें हम लोग क्या बोलते हैं? क्षारक कहते हैं। बात क्लियर? इसको नोट करेंगे एक बार और फिर बढ़ते हैं अगली थ्योरी के ऊपर। ठीक है, आशा करता हूं आर्हेनियस थ्योरी आपको समझ में आई होगी, तो नोट कर लिया होगा, स्क्रीनशॉट ले लिया होगा आप सभी ने। तो आर्हेनियस ने क्या बोला था मेरे साथियों, कि अगर मेरे पास में कोई यौगिक है, मेरे पास में कोई कंपाउंड है, ठीक है, मुझे नहीं पता वो एसिड है या बेस है, मुझे नहीं पता, मैंने उसको पानी के विलयन में घोला, पानी का घोल है उसमें घोल दिया। अब उसने क्या किया, OH निगेटिव आयन, मतलब हाइड्रो ऑक्साइड आयन, उसकी सांद्रता को बढ़ा दिया पानी के अंदर या उस विलयन के अंदर। तो 100% जो मेरा यौगिक था ना, जो मैंने पानी के अंदर घोला था, वो क्या होगा? बेस होगा, वो क्षारक होगा। बात क्लियर? अब आगे की बात करते हैं, और अगली थ्योरी कौन सी है हमारी? अगली थ्योरी है हमारी साथियों ब्राउनस्टेड एंड लोरी थ्योरी, ब्राउनस्टेड लोरी सिद्धांत। ठीक है, यहां भी क्षारक ही लिखेंगे, जहां जहां क्षार लिखा हुआ है वहां क्षारक लिखना है अभी आपको। ठीक है ना, जहां जहां क्षार लिखा हुआ है वहां क्षारक लिखना है, क्योंकि मिस प्रिंटिंग हो गई यार पे। तो यहां पे ध्यान देंगे, ब्राउनस्टेड लोरी का सिद्धांत क्या है क्षारक का? देखो, अगर आपको एसिड वाली बात हो, तो एसिड में ब्राउनस्टेड लोरी ने क्या बताया था? ब्राउनस्टेड लोरी ने बताया था कि एसिड वे होते हैं, अम्ल वे होते हैं, जो जलीय विलयन में प्रोटॉन को दान कर देते हैं, भेज देते हैं प्रोटॉन को, प्रोटॉन का दान कर देते हैं, प्रोटॉन को डोनेट कर देते हैं। तो प्रोटॉन को डोनेट करने वाले तो कौन हो गए? एसिड। अगर प्रोटॉन को एक्सेप्ट कर लिया जाए, अगर प्रोटॉन को ग्रहण कर लिया जाए, तो क्या बन जाएंगे? बेस। क्या बन जाएंगे? क्षारक बन जाएंगे। बात क्लियर? तो यहां पे क्या लिखा हुआ है? अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी, बेसिस आर दो सब्सटेंसेस विच गेन प्रोटॉन इन एक्वा सॉल्यूशन या एक्वस सॉल्यूशन। इस सिद्धांत के अनुसार क्षारक वे पदार्थ हैं जो जलीय घोल में प्रोटॉन को ग्रहण करते हैं। अब यहां से क्वेश्चन कैसा आएगा एग्जाम में? एग्जाम में क्वेश्चन डायरेक्ट ऐसे ही आएगा कि एक जलीय घोल में कोई कंपाउंड है, कोई यौगिक है, और वो प्रोटॉन को ग्रहण कर रहा है, प्रोटॉन को एक्सेप्ट कर रहा है, प्रोटॉन को गेन कर रहा है,
प्रोटॉन को ग्रहण कर रहा है, तो प्रोटॉन को गेन करने वाला, प्रोटॉन को ग्रहण करने वाला क्या बन जाएगा मेरे साथियों, मेरे प्यारों, वो बन जाएगा हमारा बेस। क्या बन जाएगा? क्षारक बन जाएगा। बात क्लियर? समझ में आई बात? क्या बन जाएगा? बेस बन जाएगा, वो बन जाएगा हमारा क्षारक। आशा करता हूं आपको समझ में आई होगी ये वाली बात। चलिए इसको नोट करेंगे, जल्दी से नोट करेंगे, इसका स्क्रीनशॉट लेंगे, फिर बढ़ेंगे, चलेंगे आगे की ओर। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लिया होगा आप सभी ने। देखो, जिन्होंने मेरी जो पहली 2 क्लास है एसिड बेस एंड सोल्ट की, जिन्होंने एसिड के बारे में नहीं पढ़ा है, मैं उनको बताना चाहूंगा, इससे पहली जो 2 क्लास है एसिड बेस एंड सोल्ट की, उसमें हम लोगों ने डिटेल में पढ़ा था एसिड क्या होते हैं, अम्ल क्या होते हैं, उनकी प्रॉपर्टी, उनके गुण कौन कौन से होते हैं, वो सारी चीजें हमने पढ़ी थी लास्ट क्लास में। जो 2 लास्ट क्लास है उन्होंने, जिन्होंने नहीं देखी केमिस्ट्री की, उनको जाके जरूर देखें, और वीडियो पसंद आ रही हो तो वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलें। चलिए आगे की बात करते हैं, और अगला सिद्धांत है हमारा लुईस का सिद्धांत। ठीक है, क्षारक का लुईस सिद्धांत। ठीक है, लुईस का क्षारक सिद्धांत। ठीक है, तो देखो क्या है ये सिद्धांत, इसको पहले आपको समझना है। ठीक है, अभी नोट वगैरह नहीं करना कुछ भी, केवल चीजों को समझना है। ठीक है, जैसे मेरे साथियों मैंने आपसे कहा कि मैंने लिया अमोनिया, अमोनिया का फॉर्मूला क्या होता है? NH3। ठीक है, मैंने क्या लिया? अमोनिया लिया, NH3। अब ये जो अमोनिया है, आप मुझे बताओ अमोनिया किस किस का बना हुआ है? तो आप कहोगे सर अमोनिया बना हुआ है नाइट्रोजन का, और अमोनिया बना हुआ है हाइड्रोजन का। मतलब अमोनिया में क्या क्या उपस्थित है, क्या क्या प्रेजेंट है? नाइट्रोजन, और इसमें प्रेजेंट है हाइड्रोजन। तो अगर मैं बात करता हूं मेरे साथियों नाइट्रोजन की, किसकी बात करता हूं मैं? नाइट्रोजन की। तो नाइट्रोजन का जो परमाणु क्रमांक होता है, एटॉमिक नंबर होता है, वो 7 होता है। नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर, परमाणु क्रमांक कितना होता है? 7। अब एक बात अभी अपने दिमाग में रख लीजिए, अभी के लिए केवल, आगे जाके मैं इसको डिटेल में पढ़ाऊंगा भी आपको, अभी बस इतनी दिमाग में बात रख लीजिए कि अगर नाइट्रोजन के ऊपर कोई प्लस माइनस नहीं है, क्या नाइट्रोजन के ऊपर कोई प्लस माइनस है? तो आप कहोगे बिल्कुल भी नहीं है सर। जब तक नाइट्रोजन के ऊपर मेरे साथियों कोई प्लस माइनस नहीं है, तब तक जितना इसका एटॉमिक नंबर है, एटॉमिक नंबर हमेशा नीचे की ओर होगा, जितना इसका परमाणु संख्या है उतने ही होंगे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, उतने ही क्या होंगे? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होंगे, इलेक्ट्रॉनों की संख्या होंगी। इसका मतलब यह हुआ इस नाइट्रोजन के पास में कुल इलेक्ट्रॉन जो है हमारे, वो कितने हैं? 7। अब मुझे इन 7 इलेक्ट्रॉनों को बांटना है, तो मैं इन 7 इलेक्ट्रॉनों को बांटूंगा 2,5 में। कैसे बांटूंगा? 2,5 में। क्यों? क्योंकि सबसे पहली जो हमारी शेल आती है, सबसे पहली जो कक्षा आती है मेरे साथियों, वो आती है के सेल। कौन सी आती है? के। और के में हम मैक्सिमम जो इलेक्ट्रॉन रख सकते हैं, के में हम जो अधिकतम इलेक्ट्रॉन रख सकते हैं वो 2 रख सकते हैं, 2 हमने डाल दिए उसमें। उसके बाद आती है एल। एल में हम कितने इलेक्ट्रॉन डाल सकते हैं? मैक्सिमम 8। एल में अधिकतम इलेक्ट्रॉन कितने डाल सकते हैं? 8। लेकिन है कितने उसके पास? 5। कितने इलेक्ट्रॉन की कमी है? 3 इलेक्ट्रॉन की कमी है ना। अब वो 3 इलेक्ट्रॉन की कमी को पूरा करना चाहेगा। अब वो पूरा कैसे करेगा, अभी समझते हैं उसको। अब बात करते हैं हाइड्रोजन की, क्योंकि हमारे पास केवल नाइट्रोजन ही थोड़ी है, हमारे पास तो हाइड्रोजन भी है। अब हाइड्रोजन की हम बात करते हैं मेरे साथियों, हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर होता है 1। हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर होता है 1, और इसका हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करेंगे तो एक इलेक्ट्रॉन आएगा, और वो भी किस में आएगा? के सेल में। अब मैंने अभी बताया आपको के सेल में होने कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए थे? आपके 2 होने चाहिए थे। यहां पे कितना है? 1। तो इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन की कमी है? तो आप कहोगे सर 1 इलेक्ट्रॉन की कमी है। नाइट्रोजन के पास कितने इलेक्ट्रॉन की कमी है? 3 इलेक्ट्रॉन की। हाइड्रोजन के पास कितने इलेक्ट्रॉन की कमी है? 1 इलेक्ट्रॉन की। तो ये अब आपस में क्या करेंगे? इलेक्ट्रॉनों की बराबर की पार्टनरशिप करेंगे। कैसे करेंगे? इनमें बताओ कम कौन है? नाइट्रोजन और हाइड्रोजन में कम कौन है? तो आप कहोगे नाइट्रोजन है। तो जो कम होगा उसको आप रखोगे सेंटर में, जो कम होगा उसे किस में रखोगे? सेंटर में। और जो ज्यादा है ना उनको रखोगे कॉर्नर पे। तो ज्यादा कौन है इसमें? हाइड्रोजन। तो 1 हाइड्रोजन इधर, 1 हाइड्रोजन इधर, और 1 हाइड्रोजन आपका इधर हो जाएगा। बात क्लियर? अब जरा मुझे ये बताओ, अगर मैं हाइड्रोजन की बात करूं तो हाइड्रोजन के पास कितने इलेक्ट्रॉन है? आप कहोगे सर 1 है। तो यहां 1 इलेक्ट्रॉन कुछ अलग से दिखाने के लिए हमने ऐसे दिखा दिया। बात क्लियर? अगर मैं नाइट्रोजन की बात करूं तो अगर मैं आपसे पूछूं कि नाइट्रोजन के पास कितने इलेक्ट्रॉन है, तो आप कहोगे सर नाइट्रोजन के पास कितने इलेक्ट्रॉन है? 5 है। अब ये भी तो कहोगे सर 2 भी तो हैं। देखो ये 2 जो है ये उसके पास में, के पास 2 होने चाहिए थे, 2 पूरे हैं। तो ये इलेक्ट्रॉन ना लेगा ना देगा, जो इलेक्ट्रॉन का लेन देन होगा वो यहां से होगा, 2 वाले से नहीं होगा। बात क्लियर? तो यहां पे कितने इलेक्ट्रॉन हम लोग लेंगे? 5। तो 5 इलेक्ट्रॉन मेरे साथियों हम इस प्रकार से दर्शा देंगे, 5 इलेक्ट्रॉन हम लोग ऐसे दर्शा देंगे। बात क्लियर? अब मुझे आप बताओ इस नाइट्रोजन के पास कितने इलेक्ट्रॉन की कमी है? तो आप कहोगे सर 3 की। हाइड्रोजन के पास कितने इलेक्ट्रॉन की कमी है? तो आप कहोगे सर 1 की। तो यहां देखो, पहले मैं हाइड्रोजन की ही बात कर लेता हूं। तो हाइड्रोजन क्या करेगा? अगर 1 इलेक्ट्रॉन इस नाइट्रोजन से ले ले तो हाइड्रोजन के पास कितने हो गए? 2।
इसी प्रकार से ये हाइड्रोजन एक इलेक्ट्रॉन इससे ले ले, इसके पास भी कितने हो गए 2, और ये हाइड्रोजन इस वाले नाइट्रोजन का इलेक्ट्रॉन ले ले तो कितने हो गए 2। तो हाइड्रोजन के पास कितने इलेक्ट्रॉन होने चाहिए थे, हाइड्रोजन के पास कितने इलेक्ट्रॉन होने चाहिए थे, 2 होने चाहिए थे, तो हर जगह 2 इलेक्ट्रॉन है। अब बात आती है नाइट्रोजन की, तो नाइट्रोजन ने मेरे साथियों आप ये बताओ नाइट्रोजन ने कितना कितना इलेक्ट्रॉन दिया है हाइड्रोजन को, एक एक, जितना इलेक्ट्रॉन दिया है उतना इलेक्ट्रॉन लेगा भी, क्यों, क्योंकि बराबर की पार्टनरशिप हो रही है यहाँ पे, किसकी पार्टनरशिप हो रही है, बराबर की। तो बराबर की पार्टनरशिप में एक एक इलेक्ट्रॉन अगर ये ऐसे ले भी लेगा तो आप मुझे ये बताओ कितने इलेक्ट्रॉन हो गए नाइट्रोजन के पास, 1 2 3 4 5 6 7 और 8, नाइट्रोजन के पूरे, हाइड्रोजन के पूरे। लेकिन इसमें जो मेन चीज आई ना मेरे साथियों वो आई कि इस नाइट्रोजन में ये 2 इलेक्ट्रॉन जो है ना मेरे, ये ऊपर के इलेक्ट्रॉन जो मैंने अलग कलर में दिखाए हैं, ये 2 इलेक्ट्रॉन कहीं भी रिएक्शन में यूज नहीं हुए, बात क्लियर। और जब किसी के पास में एक इलेक्ट्रॉन पेयर एक्स्ट्रा होता है, ठीक है, अगर सेंट्रल एटम के पास, अगर केंद्रीय परमाणु के पास अगर इलेक्ट्रॉन पेयर, एक इलेक्ट्रॉन जोड़ा, इलेक्ट्रॉन पेयर बोल रहा हूं मैं, इलेक्ट्रॉन पेयर एक इलेक्ट्रॉन जोड़ा एक्स्ट्रा होता है तो उसी को हम लोग कहते हैं बेस। लेकिन किसके अकॉर्डिंग कहते हैं, उसे हम कहते हैं लुईस के अकॉर्डिंग, किसके अकॉर्डिंग, लुईस के अकॉर्डिंग, उसे हम कहते हैं क्षारक, ठीक है जी, क्या बोलते हैं उसको, क्षारक। चलिए इसको एक बार अगर समझ में आया हो इसको नोट कीजिए, फिर एक बार एग्जांपल समझाता हूं, ठीक है। चलिए इसको नोट कीजिए, स्क्रीनशॉट लीजिए और नोट कीजिए इसको, ठीक है। आशा करता हूं आपको ये समझ में आई होगी बात, ठीक है। तो देखेंगे लुईस ने क्या बोला था, लुईस के अकॉर्डिंग क्या है, अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी, यहाँ पे बेस आएगा, ठीक है, एसिड नहीं बेस, बहुत ज्यादा मिस्टेक है आज की इसमें, पीपीटी में मिस्टेक की हुई इन्होंने, ठीक है। देखेंगे अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी बेसिस आर दो सब्सटेंसेस इन विच द सेंट्रल एटम हैज एफिशिएंसी, एफिशिएंसी मतलब एक्स्ट्रा, ठीक है, एफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर। इस सिद्धांत के अनुसार क्षारक वे पदार्थ हैं जिनमें केंद्रीय परमाणु में इलेक्ट्रॉन युग्म की अधिकता होती है, इलेक्ट्रॉन युग्म मतलब इलेक्ट्रॉन जोड़े की। तो यहां पे मैंने बताया ना इलेक्ट्रॉन जोड़ा एक्स्ट्रा था नहीं था, तो जब किसी के पास सेंट्रल एटम के पास इलेक्ट्रॉन जोड़ा अधिक होगा तो उसे आप लोग क्या बोल दोगे, बेस बोल दोगे, क्या बोल दोगे उसको, बेस बोल दोगे। बात क्लियर, ये आपने समझा होगा, ये समझ में आया होगा आपको, ये आपने नोट भी किया होगा। एक और एग्जांपल देता हूं मैं आपको, इसी में एक और एग्जांपल हम लोग लेते हैं, आप ठीक है, जिन्होंने नोट नहीं किया था एक उसको 5 सेकंड पीछे ले जाकर स्क्रीनशॉट लेके इसको नोट कर लेना भाई, ठीक है। चलिए अब जैसे अगर आप बात करते हो पानी की, है ना, वाटर की, तो वाटर का फॉर्मूला क्या होता है, H2O, वाटर का फॉर्मूला क्या होता है, H2O। लेकिन अब वाटर को अगर हम पानी की बात करते हैं तो पानी को तो हम लोग क्या मान लेते हैं, न्यूट्रल मानते हैं ना, पानी को तो उदासीन मानते हैं ना। लेकिन लुईस के अकॉर्डिंग, ये लुईस जो है ना उसके अकॉर्डिंग पानी भी आपका न्यूट्रल नहीं है, पानी भी बेस है। कैसे, देखो पानी के पास कौन कौन है, हाइड्रोजन है और ऑक्सीजन है। हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर मैंने अभी बताया था 1 होता है, तो इसके पास इलेक्ट्रॉन भी कितने, 1। ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर होता है 8, तो कितने इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, 2,6। सबसे पहली सेल के, उसके बाद एल, के में कितने इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, 2, लेकिन हाइड्रोजन के पास कितना है, 1, और ऑक्सीजन के पास 2 है, तो ऑक्सीजन का के का कोई मतलब नहीं है। एल में कितने होने चाहिए, 8, लेकिन है कितने, केवल 6, ठीक है। तो 2 इलेक्ट्रॉन की कमी है, 2 इलेक्ट्रॉन की कमी है ऑक्सीजन के पास और 1 इलेक्ट्रॉन की कमी है हाइड्रोजन के पास। तो बना लेते हैं इसको, ज्यादा वाला कोनों पे और कम वाला सेंटर पे, सेंटर पे कौन, ऑक्सीजन, और साइड में कौन, हाइड्रोजन। और ये थोड़ा नीचे रखना है, ठीक है, सामने नहीं रखते हैं, हाइड्रोजन को थोड़ा नीचे रखेंगे। हाइड्रोजन के पास कितना इलेक्ट्रॉन है, तो आप कहोगे सर 1 है। ऑक्सीजन के पास कितने इलेक्ट्रॉन है, तो आप कहोगे सर 6 है। ऑक्सीजन के पास कितने इलेक्ट्रॉन है, तो ऑक्सीजन के पास है 6 इलेक्ट्रॉन। हाइड्रोजन को कितना इलेक्ट्रॉन चाहिए, 1 ले लिया। इस वाले हाइड्रोजन कितना चाहिए, 1 ले लिया। लेकिन अब ऑक्सीजन ने 1 इलेक्ट्रॉन दिया है और ऑक्सीजन को कुल इलेक्ट्रॉन कितना चाहिए था, ऑक्सीजन को 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए थे, क्योंकि इसके पास 6 हैं ऑलरेडी, 2 चाहिए थे। तो ये क्या करेगा, 1 इलेक्ट्रॉन जब हाइड्रोजन को दिया है, 1 इलेक्ट्रॉन यहां से लेगा, 1 इलेक्ट्रॉन यहां से लेगा। तो अब इस ऑक्सीजन के पास कितने इलेक्ट्रॉन हो गए टोटल, तो 6 और 2 8 पूरे हो गए। लेकिन इसमें एक बात बताओ जरा मुझे, क्या ये वाला इलेक्ट्रॉन पेयर और ये वाला इलेक्ट्रॉन पेयर कहीं काम आया, ये वाला इलेक्ट्रॉन जोड़ा और ये वाला इलेक्ट्रॉन जोड़ा कहीं काम आया, तो आपको क्वेश्चन बिल्कुल नहीं आया, ये तो एक्स्ट्रा है। तो एक्स्ट्रा होगा तो उसी कंपाउंड को हम लोग क्या बोल देंगे, बेस बोल देंगे। लेकिन किसके अकॉर्डिंग, उसको हम बोलेंगे लुईस के अकॉर्डिंग। बात क्लियर, तो ये भी आपको एक एग्जांपल याद रखना है। बात क्लियर, आशा करता हूं सभी को समझ में आई होगी ये बात, तो इसको नोट कर लीजिए, इस वाले को एग्जाम्पल को भी, ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लिया होगा आप सभी ने। अब यहाँ पे 2-3 बातें मेरी और समझ लेना मेरे साथियों। एक तो आपको एग्जाम्पल याद रखना है PH3, ठीक है, PH3। इसके साथ साथ आपको याद रखना है H2O, ठीक है,
इसके साथ साथ याद रखना है NH3 अमोनिया, और इसके साथ साथ आपको एक बात याद रखनी है, जिसके ऊपर चार्ज होगा निगेटिव चार्ज, कैसा चार्ज, SO4 होगा, सॉरी, जिसके ऊपर चार्ज होगा कैसा चार्ज, नेगेटिव चार्ज, ठीक, जिसके ऊपर SO4 नेगेटिव, जैसे मैंने लिखा SO4 नेगेटिव, मैंने लिखा CO3 2 नेगेटिव, मैंने लिखा HCO3 नेगेटिव, तो जिसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आएगा, ऋणात्मक आवेश होगा, वो भी क्या होगा, हमारा बेस। बात क्लियर, जिसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आएगा वो भी क्या होगा, हमारा बेस होगा। बात क्लियर, तो ये होगी हमारी किसकी बात, ये होगी बेस क्षारों की बात, ठीक है, इनको भी नोट कर लेना, इनको भी अपने लुईस जो बेस हैं, लुईस क्षारक जो हैं उसमें आपको नोट करना है। बात क्लियर, चलिए बढ़ते हैं आगे की ओर और हेडिंग डालेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ बेस, क्षारकों के गुण, ठीक है, प्रॉपर्टीज ऑफ बेस, क्षारक के गुण। देखो जहां क्षार लिखा हुआ है ना, आपको क्षार नहीं लिखना, वहां क्षारक लिखा हुआ है, ठीक है, ये थोड़ा टाइपिंग में मिस्टेक है, जहां जहां क्षार है वहां क्षार ना लिख के क्षारक लिख देना, क्योंकि ऐसा होता है ना, बेस की जब टाइप करते हैं तो बेस में क्षार ही लिखा हुआ जाता है, ठीक है ना। तो देखेंगे यहाँ पे बेसिस आर बिटर इन टेस्ट, जो क्षारक होते हैं वो स्वाद में कड़वे होते हैं, बिल्कुल होते हैं, ठीक है। बेसिस आर स्लिपरी लाइक सोप, क्षारक साबुन की तरह फिसलनदार होते हैं, जैसे क्षार, जैसे साबुन को हाथ में पकड़ोगे फिसल जाती है ना, उसी प्रकार से जो क्षारक होते हैं वो भी क्या होते हैं, फिसलनदार होते हैं। बात क्लियर। बेसिस कन्वर्ट्स रेड लिटमस पेपर इनटू ब्लू, ठीक है, बेसिस कन्वर्ट्स रेड लिटमस पेपर इनटू ब्लू, जो क्षारक होते हैं वो लाल लिटमस पेपर को नीले में बदल देते हैं, ठीक है, क्षारक लाल लिटमस पेपर को नीले में बदल देते हैं। नेक्स्ट, बेसिस हैव पीएच वैल्यू ग्रेटर देन 7, क्षारकों का पीएच मान 7 से अधिक होता है, जो हमारे क्षारक होते हैं उनका पीएच मान 7 से क्या होता है, ज्यादा होता है, अधिक होता है। बात क्लियर। बेसिस गिव हाइड्रोजन गैस इन रिएक्शन विद मेटल, धातुओं के साथ अभिक्रिया करके जो आपके क्षारक हैं वो कौन सी गैस देते हैं, हाइड्रोजन गैस। आप याद करो, मैंने एसिड में भी यही पढ़ाया था कि जब कोई एसिड, जब कोई अम्ल आपका मेटल के साथ, धातु के साथ अभिक्रिया करेगा तो कौन सी गैस बनाएगा, आपकी हाइड्रोजन गैस। कौन सी गैस बनाएगा, हाइड्रोजन गैस। जैसे मैं आपसे कहूं कि भाई हमारे पास में है NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड, क्या है हमारे पास में, NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड, ये क्या होता है, एक बेस होता है, एक क्षार होता है। अगर मैं सोडियम हाइड्रोक्साइड की रिएक्शन कराने लगूं जिंक के साथ, किसके साथ कराऊं, जिंक के साथ, अगर मैं इसकी रिएक्शन जिंक के साथ कराने लगूंगा तो एक तो बनेगा हमारा Na2ZNO, सोडियम जिंकेट, इसे क्या बोलते हैं, सोडियम, लिख देता हूं मैं, इसको हम बोलते हैं सोडियम जिंकेट। लेकिन आप सोचोगे सर हम कैसे पता करेंगे क्या बन रहा है क्या नहीं बन रहा, तो मेरे साथियों ये क्या बनेगा इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, आपको बस ध्यान रखना है कि जब भी मेटल किसी बेस के साथ रिएक्शन करेगी तो कौन सी गैस बनेगी, हाइड्रोजन गैस बनेगी, ये बात आपको दिमाग में रखनी ही रखनी है। बात क्लियर। यहाँ पे इसको हम अगर 2 ले लेंगे तो रिएक्शन बैलेंस हो जाएगी, बिल्कुल होगी, नहीं होगी। अगर हम यहाँ ले लिए 2NaOH2, ठीक है, तो ये बनेगा Na2ZNO, ठीक। चलिए, तो इस प्रकार से अगर हम बात करते हैं, ये आपका हो जाएगा किसका प्रॉपर्टी, ये हो जाएगी आपकी क्षारों की प्रॉपर्टी। आगे की बात कर, क्षारकों की प्रॉपर्टी आगे की बात करते हैं। ऑन रिएक्शन विद नॉन मेटल ऑक्साइड्स बेसिस फॉर्म सॉल्ट एंड वाटर, देखो अधातु ऑक्साइड के साथ प्रतिक्रिया करने पर क्षारक लवण और जल बनाते हैं। देखो एक बात ध्यान सुनना, जैसे मैंने कहा नॉन मेटल का ऑक्साइड, जैसे CO2, नॉन मेटल, कार्बन क्या होता है, नॉन मेटल होती है ना, अधातु होता है ना, कार्बन क्या होता है, अधातु। तो नॉन मेटल का ऑक्साइड, अधातु का ऑक्साइड जो होता है, जब उसकी रिएक्शन आप किससे कराओगे, बेस के साथ, ठीक है, बेस के साथ कराओगे तो हमेशा क्या बनेगा, आपका बनेगा वाटर और आपका बनेगा सॉल्ट। अब ये मैं क्यों कह रहा हूं, ये रिएक्शन क्या कहना चाह रही है, इसको आसान भाषा में आपको मैं समझाता हूं। देखो आप सबको इतनी बात तो पता है कि एसिड और बेस, जब अम्ल और क्षारक आपस में रिएक्शन करते हैं तो सॉल्ट लवण बनता है और वाटर पानी बनता है, ये तो सबको पता है ना, कि जब एसिड और बेस, जब अम्ल और क्षार आपस में रिएक्शन करेंगे तो क्या बनाएंगे, एक तो बनाएंगे वाटर, पानी बनाएंगे, और सॉल्ट लवण बनाएंगे। अब ये जो आपका नॉन मेटल का ऑक्साइड होता है, किसका, नॉन मेटल का जो ऑक्साइड होता है, ये तो खुद अपने आप में एसिड होता है। देखो याद रखो, मेटल का ऑक्साइड, धातु का ऑक्साइड बेस होगा, धातु का ऑक्साइड बेस होगा, जबकि नॉन मेटल का ऑक्साइड हमेशा एसिड होगा। तो कार्बन डाइऑक्साइड और यहां अगर किसी बेस से रिएक्शन करेगा
कार्बन डाइऑक्साइड अगर किसी बेस से रिएक्शन करेगा तो क्या बनाएगा, वाटर, और क्या बनाएगा, सॉल्ट, लवण बनाएगा। तो वही लिखा हुआ है, अधातु के ऑक्साइड के साथ प्रतिक्रिया करने पर क्षारक, लवण और जल बनाते हैं। बात क्लियर। अब यहां पे मैंने एक बात आपसे बोली थी कि मैं क्षारक बोल रहा हूं, मैं क्षार नहीं बोल रहा हर जगह, क्षारक बोल रहा हूं मैं, हर जगह क्षार नहीं बोल रहा। क्यों नहीं, क्यों मैं ऐसा कर रहा हूं, अब समझते हैं। देखो यहां पे इंग्लिश में तो आप सीधा लिखे होंगे, ऑल बेसिस आर नॉट सोल्यूबल इन वाटर, कि जितने भी हमारे बेस होते हैं सभी बेस जो पानी होता है पानी में सोल्यूबल नहीं होते, पानी में घुलनशील नहीं होते। जैसे मैं आपसे कहूं कि भाई मेरे पास है एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड, AlOH का होल थ्राइस, एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड, मेरे पास है कॉपर हाइड्रोक्साइड, कॉपर हाइड्रोक्साइड, एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड, कॉपर हाइड्रोक्साइड। ये जो हमारे बेस होते हैं, ये जो क्षारक होते हैं, ये पानी में नहीं घुलते, ये पानी में नहीं घुलते। तो जो हमारे बेस, जो हमारे क्षारक पानी में घुल जाते हैं, पानी में घुल जाते हैं, पूर्ण रूप से घुल जाते हैं, उन्हें हम कहते हैं क्षार। क्या बोलते हैं उनको, क्षार बोलते हैं। तो जैसे लिखा हुआ है कि सभी क्षारक जल में घुलनशील नहीं होते, जो क्षारक जल में घुलनशील होते हैं उन्हें हम लोग क्या बोलते हैं, क्षार कहते हैं। बात क्लियर। जो क्षारक जल में घुलनशील होते हैं उन्हें हम लोग क्या बोलते हैं, क्षार कहते हैं। जैसे मैं आपसे कहूं सर NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड, तो क्या ये क्षार है, बिल्कुल है, क्योंकि पानी में घुल जाएगा। लेकिन अगर मैं एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड को कहने लगूं कि क्या ये क्षार है, नहीं, ये क्षारक है, क्योंकि पानी में नहीं घुलता। ये बात समझ में आई। तो एक बात ध्यान में आपको रखना है कि सभी क्षार जो हैं, सभी क्षार जो हैं वो क्षारक हो सकते हैं, सभी क्षार जो हैं वो क्षारक हो सकते हैं, लेकिन सभी क्षारक जो होंगे ना वो क्षार नहीं होंगे। सभी क्षार जो हैं, सभी क्षारक जो हैं वो क्षार नहीं हो सकते। मैं क्या कहना चाह रहा हूं इसका मतलब, क्योंकि देखो आपको ये तो समझ में आ गया, क्षारक जो होते हैं वो सभी पानी के अंदर घुलनशील नहीं होते, लेकिन जो पानी में घुल जाते हैं उन्हें आप क्षार बोलते हो। तो जो क्षारक पानी में घुल के बन गए क्षार, तो सभी क्षार जो है वो क्षारक तो होंगे, लेकिन सभी क्षारक जो है वो क्षार नहीं होते। ये स्टेटमेंट पूछी जाती है आपके एग्जाम में, तो इसको याद रखेंगे, ठीक है। इंग्लिश वालों के लिए सीधा सीधा बेस बेस लिखा हुआ आता है, हिंदी वालों को थोड़ा याद रखना पड़ेगा। बात क्लियर। इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर चलते हैं, बढ़ते हैं आगे की ओर, ठीक है। स्क्रीनशॉट ले लिया होगा आप सभी ने, आशा करता हूं। चलिए बढ़ते हैं आगे की ओर। और नेक्स्ट है आपका यूजेस ऑफ बेसिस, क्षारकों के उपयोग। अब देखो ये तो आपका सीधा कॉमन पॉइंट है, इसको तो आप डायरेक्ट आपको नोट ही करना है, ठीक है। क्षारकों के उपयोग, जैसा पहला बेस है हमारा NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड, क्या नेम होता है इसका, सोडियम हाइड्रोक्साइड, इसका होता है केमिकल नेम सोडियम हाइड्रोक्साइड, और कमर्शियल नेम क्या होता है इसका, वाणिज्यिक नाम क्या होता है, कास्टिक सोडा। इसे कास्टिक सोडा के नाम से भी जाना जाता है। बात क्लियर। इट इज यूज्ड इन मेकिंग पेपर, इसका उपयोग कागज बनाने में होता है। इट इज यूज्ड इन मेकिंग हार्ड सोप, इसका उपयोग कठोर साबुन बनाने में होता है। कठोर साबुन मतलब कपड़े धुलने वाला साबुन, जो कपड़े धुलने वाला साबुन होता है उसको हम कहते हैं कठोर साबुन, हार्ड सोप, और जो नहाने वाला साबुन होता है उसे हम कहते हैं सॉफ्ट सोप, नर्म साबुन। बात क्लियर। तो कपड़े धुलने के साबुन को बनाने में किसका यूज होता है, आपका सोडियम हाइड्रोक्साइड का, NaOH का। बात क्लियर। तो इसको नोट कीजिए, स्क्रीनशॉट लीजिए, इसका नोट कीजिए। चलिए तो जल्दी जल्दी अभी स्क्रीनशॉट लेना है, क्योंकि अब तो केवल नोट करने वाली चीज बची है। बढ़ते हैं आगे की ओर। नेक्स्ट क्या है, अभी इसी के उपयोग बचे हैं NaOH के ही। इट इज यूज्ड इन मेकिंग डिटर्जेंट, इसका उपयोग डिटर्जेंट मतलब अपमार्जक, देखो डिटर्जेंट भी लिखा हुआ जाता है और हिंदी में अपमार्जक भी लिखा हुआ जाता है, ठीक है, याद रखना। अपमार्जक मतलब सर्फ, ठीक है। डिटर्जेंट या अपमार्जक बनाने में होता है। इट इज यूज्ड इन प्यूरिफिकेशन ऑफ पेट्रोलियम, पेट्रोलियम के शुद्धिकरण में इसका उपयोग होता है। इट इज यूज्ड टू रिमूव ल्यूब्रिकेंट, इसका उपयोग चिकनाई हटाने में होता है। कपड़ों पे जब ग्रीस वगैरह लग जाता है उसको हटाने में किसका यूज कर सकते हैं आप लोग, आप यूज कर सकते हैं NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड का। अच्छा एक बार ऐसी क्वेश्चन पूछा गया कि अगर NaOH को हम वायु में खुला छोड़ दें, अगर हम NaOH को एयर में खुला छोड़ दें तो क्या होगा। तो जैसी NaOH को, जो सोडियम हाइड्रोक्साइड है, इसको एयर में खुला छोड़ोगे तो ये कन्वर्ट हो जाएगा किसमें, Na2CO3 में। किसमें, Na2CO3, सोडियम कार्बोनेट में। क्यों, क्योंकि मेरे साथियों जो एयर होती है, एयर में आपकी CO2 कार्बन डाइऑक्साइड भी होती है, CO2 कार्बन डाइऑक्साइड भी होती है। तो NaOH जो सोडियम हाइड्रोक्साइड है वो कार्बन डाइऑक्साइड से, जो एयर में आपकी वायु में जो कार्बन डाइऑक्साइड उपस्थित होती है उससे रिएक्शन करेगा, और रिएक्शन करने के बाद क्या बनाएगा, सोडियम कार्बोनेट बनाएगा। क्या बनाएगा, सोडियम कार्बोनेट बनाएगा। तो इसको याद रखेंगे, आपसे पूछा हुआ क्वेश्चन है ये वाला NTPC में, कि जब आपका सोडियम कार्बोनेट, सोडियम हाइड्रोक्साइड
वायु में खुला रह जाता है तो क्या होता है, तो जब सोडियम कार्बोनेट वायु में खुला रह जाता है तो एयर में, वायु में क्या होती है, CO2 कार्बन डाइऑक्साइड होती है। कार्बन डाइऑक्साइड से रिएक्शन करके क्या बना लेता है, सोडियम बाई कार्बोनेट बना लेता है। रिएक्शन बैलेंस नहीं है, रिएक्शन बैलेंस करने को आपको मैंने सिखाया था, ट्रिक सिखाई थी, ठीक है। यहां बस आपको बस केवल इसका नाम याद रखना है क्या बनेगा। बात क्लियर? चलिए इसको नोट कीजिए और फिर बढ़ते हैं आगे की ओर, ठीक है। ये नोट कर लिया होगा आप सभी ने। चलिए बढ़ते हैं आगे की ओर, चलते हैं आगे की ओर। नेक्स्ट देखो, रिएक्शन बैलेंस करने की ट्रिक मैंने आपको सिखाई है, जिन्होंने नहीं देखी है वीडियो जाकर देखिए। जो हमारा ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन, ऑक्सीकरण और अपचयन वाला चैप्टर है, उसमें मैंने रिएक्शन बैलेंस करने की ट्रिक बताई है। यहाँ देखो, आपको रिएक्शन बैलेंस करने आएगी तो वहां आप उसको ट्रिक के द्वारा आप कर लेना, लेकिन हर जगह रिएक्शन बैलेंस करनी जरूरी नहीं होगी, क्योंकि वो सीधा सीधा ये पूछता है कि बताओ जब आपका सोडियम हाइड्रोक्साइड वायु में खुला छूट जाता है तो क्या बनता है, सोडियम कार्बोनेट बनता है। बस ये ऐसे याद रखना है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, अगला आपका बेस कौन सा है, अगला बेस है KOH। क्या बोलते हैं इसको, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। क्या बोलते हैं इसको, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। इसका जो केमिकल नेम तो हो गया पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, और कमर्शियल नेम होता है कास्टिक पोटास। क्या होता है इसका कमर्शियल नेम, कास्टिक पोटास, ठीक है। इसे कास्टिक पोटास के नाम से भी जाना जाता है। इट इज यूज्ड इन मेकिंग द सॉफ्ट सोप। इसका उपयोग मुलायम साबुन बनाने में होता है। मुलायम साबुन मतलब कपड़े धुलने का साबुन, सॉरी नहाने का साबुन, ठीक है। मुलायम साबुन का मतलब क्या है, नहाने का साबुन। बात क्लियर? इट इज यूज्ड इन मेकिंग शैम्पू। इसका उपयोग शैम्पू बनाने में होता है। इट इज यूज्ड इन शेविंग क्रीम। इसका उपयोग शेविंग क्रीम बनाने में होता है, ठीक है। तो चलिए इसको नोट करेंगे KOH को, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड को। स्क्रीनशॉट ले लिया होगा उम्मीद करता हूं। चलिए बढ़ते हैं आगे की ओर। अगला बेस कौन सा है हमारा, अगला बेस है CaO, कैल्शियम ऑक्साइड। CaO कैल्शियम ऑक्साइड, और वैसे इसका नाम क्या होता है, क्विक लाइम, बुझाओ बिना बुझा चूना। क्विक लाइम बिना बुझा चूना, ठीक है, बिना बुझा चूना। तो इसे बिना बुझा चूना के नाम से भी जाना जाता है। इट इज नोन एज क्विक लाइम। इसे बिना बुझा चूने के नाम से भी जाना जाता है। इट इज यूज्ड इन मेकिंग सीमेंट। इसका उपयोग सीमेंट बनाने में होता है। इट इज यूज्ड इन मेकिंग ब्लीचिंग पाउडर। इसका उपयोग ब्लीचिंग पाउडर बनाने में होता है। इट इज यूज्ड इन मेकिंग ग्लास। इसका उपयोग गिलास मतलब कांच, कांच बनाने में होता है। इट इज यूज्ड इन प्यूरिफिकेशन ऑफ शुगर। इसका उपयोग चीनी के शुद्धिकरण में होता है। बात क्लियर? तो ये डायरेक्ट यूज है, आपको इनको ऐसे नोट कर लेना है, ठीक है। कोई इसमें कोई इतनी समझाने वाली बात है मेरे दोस्तों है नहीं यहाँ पे, ठीक है। चलिए इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और उनके नोट आपको ऐसे नोट्स बना लेने हैं अच्छे से। बढ़ते हैं आगे की ओर। और अगला कौन सा बेस है हमारा, अगला बेस है CaOH का होल ट्वाइस, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। इसे हम लोग क्या बोलते हैं, इसे हम कहते हैं सिलेक्ट लाइम, ठीक है। इसे हम क्या बोलते हैं, सिलेक्ट लाइम, बुझा हुआ चूना, ठीक है। बिना बुझा चूना मतलब आपका बुझा हुआ चूना, बिना बुझा चूना जो था, बिना बुझा चूना था कैल्शियम ऑक्साइड, और बुझा हुआ चूना क्या है हमारा, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। भाई आपके पास में ये था कैल्शियम ऑक्साइड था, इसमें आपने पानी डाल दिया है ना, बुझा दिया उसको, तो क्या बना देगा वो, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। बात क्लियर? ये आपको याद रखना है। तो देखेंगे, इट इज यूज्ड इन मेकिंग ब्लीचिंग पाउडर। इसका उपयोग ब्लीचिंग पाउडर बनाने में किया जाता है। इट इज यूज्ड टू रिमूव एसिडिटी ऑफ सॉइल। इसका उपयोग मिट्टी की अम्लीयता को दूर करने में होता है। आप लोगों ने सुना होगा बंजर जमीन, बंजर जमीन जहां पे हम किसी प्रकार की कोई फसल नहीं उगा सकते, क्यों, क्योंकि वहां की जो मिट्टी है उसकी अम्लीयता मतलब उसमें अम्ल की मात्रा, एसिड की मात्रा क्या होती है, ज्यादा होती है। तो अगर मैं उसकी अम्ल की मात्रा को निकाल दूं तो वहां धीरे धीरे फसल हम उगा सकते हैं। तो अम्लीयता को दूर करने में हमें क्या मिलाना पड़ेगा, बेस मिलाना पड़ेगा। तो कौन से बेस का यूज कर सकते हैं हम, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का। बात क्लियर? इट इज यूज्ड टू रिमूव हेयर फ्रॉम स्किन। इसका उपयोग त्वचा से बालों को हटाने के लिए किया जाता है। बात क्लियर? तो चलो इसका स्क्रीनशॉट लेंगे कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं आगे की ओर। नेक्स्ट है हमारा मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, MgOH का होल ट्वाइस, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। तो देखेंगे, इट इज नोन एज मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। आपसे पूछेगा कि बताइए मिल्क ऑफ मैग्नीशिया किसको बोलते हैं, तो मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड को। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया किसको बोलते हैं, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड को। इट इज यूज्ड एज एंटा एसिड। अब ये एंटा एसिड क्या होते हैं, तो जैसे हमारे पेट में एसिडिटी होती है, हमारे पेट में एसिडिटी होती है, तो उसको एसिडिटी को दूर करने के लिए, अम्लीयता जो हमारे पेट में एसिडिटी हो रही है ना, उसको दूर करने के लिए हमें यूज करना पड़ेगा बेस। तो उनको हम लोग क्या बोलते हैं, एंटासिड, जो हमारी एसिडिटी को दूर करें।
जैसे इनो, इनो के बारे में आप लोग जानते हैं, तो इनो क्या है, एक एंटा एसिड। तो एंटा एसिड बनाने में हम इसका यूज कर सकते हैं, किसका, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड का। नेक्स्ट, इट इज यूज्ड टू रिमूव डैंड्रफ, जो बालों में डैंड्रफ होती है, रूसापन आता है, उसको दूर करने में कर सकते हैं। रूसी मतलब जो बालों में वो होती है, जिसको बोलते हैं डैंड्रफ, फ्यास बोल देते हैं, ठीक है। इट इज यूज इन प्यूरिफिकेशन ऑफ शुगर, इसका उपयोग चीनी के शुद्धिकरण में किया जाता है, ठीक है। तो ये सब यूज है किसके, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड के। तो नोट करेंगे, इसका स्क्रीनशॉट लेंगे। चलिए, स्क्रीनशॉट ले लिया होगा आप सभी ने। चलिए, बहुत बढ़िया। तो ये हमारे आपके बेस हो जाते हैं यहाँ पे समाप्त। अगली क्लास में हम लोग कवर करेंगे सोल्ट के बारे में, ठीक है, जो हमारे लव्ड हैं उनके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और अपने दोस्तों में शेयर करना ना भूलें। थैंक यू।